भारी जायदाद, धन दौलत, सब कुछ था जगदीश के पास। बाप करोड़ों छोड़कर गया था, जिसका ब्याज ही इतना आता था कि उसे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो शराब और औरतों का भोग तो अवश्य करता था, लेकिन केवल आवश्यकता की सीमा तक। ये नहीं कि अनाप शनाप दौलत है तो उसके दम पर अय्याशी के साधन ढूंढता फिरे, जैसा कि आमतौर पर होता है। जिस इंसान के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वो शराब और शबाब में ही बर्बाद हो जाता है। अधिकतर तो 80 to 90% लोग ऐसे ही हैं दुनिया में, जिनके पास अगर पैसा आ जाए तो फिजूल खर्ची ज़्यादा करके उस पैसे को ख़त्म करने के लिए लग जाते हैं, जबकि बाकी के बचे 10-20% लोग उसे कहीं इन्वेस्ट करके उसके और ज़्यादा पैसे बना लेते हैं। बहरहाल जगदीश को लगाव केवल तंत्र मंत्र और पराशक्तियों के रहस्य खोजने में था। उसकी अपनी एक विशाल लाइब्रेरी भी थी, जिसमें इसी से संबंधित किताबें भरी पड़ी रहती थी। शैतान से संपदा और गुप्त ताकत पाने के उपाय बताने वाली प्राचीन तंत्र विद्या से जुड़ी इंद्रजाल आदि इसी तरह की पुस्तकें वह ढूंढता रहता था। कोवा तंत्र, उल्लू तंत्र, आदमी अथवा जानवर कोई भी हो, उनका परकाया प्रवेश, गुप्त अथवा रहस्यमय ताकत वाले किसी भी स्त्री पुरुष का पता लगना और इस तरह के लोगों का पता लगने पर वह किसी भी कीमत पर उसे यह विद्या सीखने का प्रयास करता था। वह रहस्यमय शक्ति देश दुनिया के किसी कोने में भी हो, इसकी भी उसे परवाह न होती थी। दिल्ली की झुग्गियां हो अथवा कामरूप आसाम के घने जंगल, जादुई शक्तियों को खोज में वह सभी स्थानों पर तांत्रिकों की चौखट पर सजदे कर चुका था। उसके पास इसी विषय से जुड़ी हजारों पुस्तकें भी थी, जिनमें जादू टोना, भूत प्रेत जैसे विषय होते थे। उसके दिमाग में सोते जागते, खाते पीते इसी से संबंधित ख्याल उमड़ते रहते थे। जगदीश अपनी दौलत के बल पर चैन से जीवन गुजार सकता था, किंतु दिमागी फितरत उसे ऐसा करने नहीं देती। तभी तो वह सनकी आदमी के रूप में चर्चित हो उठा, क्योंकि उसकी हर सांस में एक ही दीवानापन बसा था, आसमानी चमत्कार, तंत्र विद्या और जादू टोना। यहाँ तक कि उसने हृदय रोग भी पाल लिया था। डॉक्टरों ने उसे स्पष्ट चेतना दे दी थी कि उसे किसी भी प्रकार के आघात से अब दूर रहना ही है। किसी भी प्रकार की टेंशन, ज्यादा भागदौड़ अथवा कैसा भी आघात वह झेलने की दशा में अब नहीं रहा है। कभी भी उसे मौत अपने गले लगा लेगी अगर वो ना सुधरा तो। ऐसी कोई भी स्थिति उसके लिए खतरनाक या जानलेवा भी हो सकती है, अतः उसे किसी भी तनाव, गुस्से अथवा डर से बचना होगा। डॉक्टरों की चेतावनी के बावजूद भी जगदीश को अपने तक ही सीमित कर दिया था। वह एकांत प्रिय बन गया था। इस समय वह अपनी रहस्यमय लाइब्रेरी में किताबों से भरी अलमारियों के बीच एक सोफे पर बैठा कुछ सोच रहा था कि दरवाजे पर किसी की दस्तक से वह झुंझला उठा। उसने ऊपर की मंजिल का यह फ्लैट खरीदा था तो इसलिए कि स्वयं उसे तो नीचे जाने की बेकार में जरूरत क्या थी, और इतनी सीढ़ियां चढ़कर कोई गैर भी आने से पहले 100 बार सोचे। वो किसी के साथ मित्रता भी नहीं रखता था। फालतू में समय बर्बाद करने वालों से वह चिढ़ता था। अगर ऐसा कोई शख्स उसके पास आया था तो वह घंटों तक तनाव में रहता, जबकि तनाव उसके लिए जानलेवा भी हो सकता था। उसे अकेलेपन की आदत पड़ चुकी थी और वह अकेला ही रहना चाहता था। जैसे ही दरवाजा खटखटाया गया तो वह बड़बड़ाया, साले जानवर आ जाते हैं टेंशन पैदा करने। फिर एक लंबी सांस लेकर न चाहते हुए भी उठा क्या, उठना पड़ा। फिर आगे बढ़कर उसने दरवाजा खोल दिया, लेकिन दरवाजे पर मौजूद शख्स को देखकर उसे धक्का सा लगा। उसका दिल बेचैन हो उठा। एक बहुत आकर्षक लड़की उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने गुलाबी स्कर्ट और व्हाइट टॉप पहना हुआ था। वह कंधे पर बड़ा सा बैग लटकाए हुए थी। उसने मुस्कुराकर अभिवादन किया, गुड मॉर्निंग जगदीश सर। अपनी सांसों पर काबू पाती हुई वह बोली, सीढ़ियां चढ़ते हुए खत्म ही नहीं हो रही थी, ऐसा लगता था चांद पर पहुंच जाऊंगी। वो हैरान होकर उसका मुंह देखे जा रहा था। क्या बात है, मुझे देखकर ऐसी क्या परेशानी हो गई जो टेंशन में दिख रहे हो? उत्साह भरे स्वर में वह लड़की बोली। लेकिन जगदीश उस लड़की के स्वागत का कतई इच्छुक नहीं था, इसलिए उसने लड़की को अंदर आने के लिए नहीं बोला था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। करीब 1 मिनट बाद जैसे उसे कुछ याद आया और वह एकदम बोला, तुम तो रीटा हो ना? ठंडी सांस भरती हुई रीटा बोली, चलो पहचान तो लिया, लेकिन अब भी अंदर आने की इजाजत है या नहीं? यह स्थान ऐसा आकर्षक भी नहीं है कि खड़ी रहकर रात बिता दूं। हड़बड़ाता सा जगदीश एक और हो गया। रीटा अंदर चली गई। इसके बाद बिना किसी औपचारिकता के रीटा एक चेयर पर जा बैठी और कमरे के मूल्यवान सोफे आदि पर आंखें दौड़ाने लगी। खूबसूरत भारी पर्दों से निगाह हटाती रीटा ने कहा, क्या ठाठ है भाई, अच्छा बताओ कैसे हो? लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके आने से वह ठीक नहीं था। बाहर का दरवाजा बंद करके वह आकर रीटा को घूरने लगा। जगदीश का हृदय वश से बाहर हो रहा था तथा उसके हाथ पैर बेदम होने लगे थे।
3 साल पहले जिस रीटा को वह बीती हुई कहानी के रूप में भूल चुका था, वो आज अपने पूरा आकर्षण और भटकाने वाली छवि के साथ उसके सामने बैठी हुई थी। दूरस्थ क्षेत्रों में तंत्र मंत्र के माहिरों की खोज में जिन दिनों जगदीश देश भर में घूम रहा था, उसे पता चला कि कामरूप में 17वीं सदी में एक ऐसा कबीला बसता था जिसके सदस्य बरस में एक बार किसी भी जानवर के रूप में अपने बदले को लेते थे। इसके लिए केवल कुछ अनुष्ठान किए जाते थे। उस तांत्रिक कबीले के शेष बचे लोगों को ढूंढते समय जगदीश की मुलाकात वहां के एक ईसाई दुकानदार की बेटी रीटा से हुई। 20 साल की स्मार्ट रीटा को देखकर उसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसकी जवानी से भरपूर अंगों पर जगदीश जैसा खुशमिजाज इंसान भी पिघल उठा। जाने क्या जादू किया जगदीश ने कि रीटा भी उसके प्यार में डूब गई। उसे यौवन की तपिश में जगदीश जल उठा। इश्क विश्क के तरानों के साथ नव यौवना रीटा के मचलते यौवन का मकरंद इस भंवरे ने खूब चखा, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि वह अपने जिस अभियान पर निकला था उसे तो वह जवानी के खेल में भूल ही बैठा है। बस फिर क्या था, अवसर पा वह वहां से उड़नछू हो गया। 3 साल बीतते बीतते अब तो रीटा की परछाई भी उसके मन में कहीं बाकी न बची थी। लेकिन अब जब वह सबसे दूर होकर यहाँ तन्हाई काट रहा था तो जाने कहां से उसे ढूंढती हुई रीटा यहाँ आ धमकी थी। सप्ताह में एक बार जगदीश पास में स्थित एक डिपार्टमेंटल स्टोर को फोन कर देता था और उसकी आवश्यकता की सभी चीजें, जिनमें खाने पीने की और अन्य वस्तुएं शामिल होती थी, वहां से डिलीवरी बॉय दे जाता था। इसके अलावा उसे कहीं आना जाना नहीं पड़ता था। मन के भाव छिपाता जगदीश बोला, कुछ पीना पसंद करोगी? तले काजू और सोडा के साथ विस्की। तुरंत ही रीटा बोल पड़ी। 2 गिलास बनाकर जगदीश ने एकदम से एक में कम विस्की डाली और एक में ज्यादा, फिर ज्यादा विस्की वाला गिलास उसे थमाता हुआ बोला, मैं तुम्हारे लिए काजू लाता हूँ। कहकर वह किचन की तरफ बढ़ा तो दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ रीटा ने कहा, थैंक यू। एक प्लेट में काजू लेकर वह जल्दी ही वापस आ गया। प्लेट मेज पर रखकर उसने गिलास में एक घूंट भरा तो उसमें बदन में ताजगी सी आती महसूस हुई। मुंह में काजू डालता हुआ वह शांत स्वर में बोला, रीटा तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि इतनी दूर से आपके लिए मैं कुछ करने आई हूँ। हमारे गांव में तुम काया परिवर्तन कर लेने वाले कमाल के लोगों को खोजने आए थे ना, तुम्हें ध्यान है? जगदीश ने रीटा के याद दिलाने पर स्वीकृति में सर हिलाया। उसने सोचा उस परकाया प्रवेश की विधा से रीटा का क्या लेना देना है। फिर भी उसने कहा, तुम ठीक कहती हो, उस संबंध में मैंने जानकारी प्राप्त कर ली है। मैं समझती हूँ कि आज भी तुम्हें काया परिवर्तन की विद्या में रुचि अवश्य होगी। अपनी बात पर जोर देती रीटा ने गंभीरता से कहा। सुनकर जगदीश आश्चर्यचकित हो उठा। हैरानी भरे स्वर में जगदीश ने कहा, और इतनी दूर से मुझे ढूंढती हुई तुम यहाँ तक आ गई, केवल मेरा ज्ञान बढ़ाकर मेरी जिज्ञासा शांत करने की मंशा लेकर? तो वो कहने लगी, नहीं तो क्या तुम यह सोच रहे हो कि तुमसे अपने साथ की गई बेवफाई का प्रतिशोध लेने आई हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा, तुम्हारा आभारी हूँ। खैर पूरी बात बताओ। वह हड़बड़ाया तो रीटा ने कहा, जब तुम वहां से चले आए तो उसके बाद 3 माह बीते होंगे कि अपनी बातचीत में रोक रीटा ने इधर उधर निगाहें दौड़ाई। ऐसा लगा कि शायद उसे किसी चीज की आवश्यकता है। अच्छा एक सिगरेट पिलाओ, मुझे बहुत तलब हो रही है, रीटा ने बेचैनी भरे अंदाज में कहा। तो जगदीश ने भी आसपास नजर डालकर खड़े होते हुए कहा, अभी लाता हूँ, सिगरेट शायद लाइब्रेरी में है। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।